स्वागत दोस्तों आपका चैनल पे के साथ आगे सामने मौत यहाँ चल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों कौन से राज्य के अंदर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचे हैं ताला लगाने के लिए। बताएंगे कहां पर ताला चढ़ दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल से खुलेआम झूठ फैलाया जा रहा। बताएंगे मुसलमानों को बदनाम करने का नया फेक दावा पकड़ा गया है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर करने वाली है कठोर कार्रवाई। इसी के साथ में बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी के कौन से प्रचार पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है दोस्तों। और शरद पवार ने कल होने वाली वोटिंग से पहले कई सारी सीटों पर समीकरण बदले हैं। बताएंगे किस तरीके का उनका एफर्ट है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में कल होने वाला है जबरदस्त तरीके का परिवर्तन और इसको कोई नहीं रोक सकता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और महाराष्ट्र में 288 में से आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर किसे फायदा मिल रहा है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के चुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश भर के अंदर अपनी सरकारों के कई सारे योजनाओं को गिनवाते हुए महाराष्ट्र के लोगों से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने के लिए कहा है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मणिपुर के अंदर स्थिति खराब से भयावह होती चली जा रही है। जो बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, मणिपुर के अंदर अधिकारियों को जबरदस्त तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इम्फाल घाटी में हुए हादसे के बाद भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर मणिपुर की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके कारण 7 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। मणिपुर के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदर्शन इतना ज्यादा बड़ा था कि लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को काम करने से ही रोक दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों पर जाकर हजारों की संख्या में लोगों ने जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया है, जंजीर बांध कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहां पर कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी लोगों का गुस्सा फूटा है दोस्तों। मणिपुर के अंदर अधिकारियों ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने लामफेल पथ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पर धावा बोलते हुए इसके कार्यालय के मुख्य गेट पर जंजीर बांधकर ताला लगा दिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने और भी कई डिपार्टमेंट में ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लोगों में एक तरीके की नाराजगी पहले भी देखी गई थी दोस्तों। इस तरीके से जंजीर लगा देने का मतलब आप क्या समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव प्रचार प्रसार बीते दिन खत्म हो चुका है। कल वोट डाले जाएंगे और बंपर वोटिंग को लेकर लगातार वीडियो की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और उनके साथियों के द्वारा फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र को लेकर मिस्टर सिन्हा नाम के भारतीय जनता पार्टी समर्थक की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड ने सिद्धि विनायक मंदिर जो मुंबई में मौजूद है उसकी जमीन पर दावा कर दिया है। मिस्टर सिन्हा नाम का यह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का काफी लाडला दुलारा IT सेल का मेंबर नजर आता है दोस्तों। इसने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला है इसकी काफी रीच देखने को मिल रही है और यही बड़ा कारण है कि अब एक बड़ी साजिश का एहसास होने लगा है। शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया कि यह पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद इस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पारिस्थितिक तंत्र की बिल्कुल घृणित मानसिकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोग इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, फूट डालो राज करो की बातें कर रहे हैं, झूठ बोलो और जीतने की कोशिश करो, यही इनका एकमात्र एजेंडा है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुंबई पुलिस को टैग करते हुए पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है दोस्तों। ऐसे घृणित और नफरत फैलाने वाले और महाराष्ट्र से नफरत करने वाले पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अपने वोट के लिए महाराष्ट्र में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी का करीबी नेता जो कई बार ऑफलाइन जब बीजेपी IT सेल के कार्यक्रम करती है तो उसमें मौजूद भी रहता है दोस्तों। एक तरीके से भाजपा का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम इसे ट्विटर पर मिला हुआ है। कई बार बड़े खुलासे हो चुके हैं और एक बार फिर से चुनाव से पहले इस तरीके से अफवाह फैलाकर वक्फ बोर्ड का डर फैलाकर हिंदू समाज के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, यानी ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। के साथ में राहुल गांधी अचानक से अमृतसर पहुंच गए। चुनाव प्रचार महाराष्ट्र झारखंड में खत्म होने के बाद अमृतसर में उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेका है और सेवा भी की है। इस दौरान उन्होंने लोगों को पानी पिलाया है और सिख समाज के श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात भी की है दोस्तों। पंजाब के अंदर राहुल गांधी अचानक से पहुंचे हैं तो माना जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर पार्टी के नेता वहां पहुंचे हैं ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव से एक दिन पहले एक मैसेज भेजा जाए कि सबको एकजुट होकर पंजाब में काम करना है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि पंजाब में उनकी वापसी हो सकती है, इसलिए राहुल गांधी की ओर से भी बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सासा विधानसभा चुनाव के अंदर मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। प्रचार अभियान आज केवल डोर टू डोर कैंपेन के तहत हो सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे दोस्तों। 2019 के बाद राज्य में 2 बड़ी पार्टी हट चुकी है तो जबरदस्त तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार ने इस बीच चुनाव से एक दिन पहले अपने उम्मीदवार को और मजबूत कर दिया है दोस्तों। मोहोल विधानसभा क्षेत्र से बागी उम्मीदवार संजय क्षीरसागर ने शरद पवार से मुलाकात करते हुए उनके उम्मीदवार यानी NCP SP के उम्मीदवार राजू खरे का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने यह फैसला लिया है दोस्तों, यानी बगावत के कारण NCP SP यहां पर कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन शरद पवार ने यह सीट अपनी पार्टी के लिए और मजबूत कर ली है। इनके जीतने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। साथ साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों जगह संबोधित किया है दोस्तों। झारखंड में जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाजपा की झारखंड और आदिवासी विरोधी मानसिकता इससे एकदम साफ हो जाता है कि झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ अभी तक बीजेपी ने नहीं दिए हैं, क्योंकि भाजपा आदिवासी विरोधी है, झारखंड विरोधी है। ये पैसा जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च होना चाहिए। इंडिया की सरकार झारखंड की जनता की हम
जातीय जनगणना कराएंगे, आरक्षण पर से 50% की दीवार को तोड़ेंगे, अपनी 7 गारंटी को लागू करेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। साथ साथ झारखंड में आगे उन्होंने मणिपुर के मामले को लेकर जवाब दिया है। दोस्तों मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसा रुकनी चाहिए, वहां शांति बहाल की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत फैला रही है, जिसके कारण यह आग मणिपुर में लगी हुई है। अमित शाह पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए, मैं वहां गया हूं, मैंने वहां के हालात देखे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर हिंसा के पीछे किसी का स्वार्थ छुप सकता है और यही बड़ा कारण है कि यह हिंसा लगातार जारी है। गृह मंत्री को इसे रोकना चाहिए, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। साथ साथ आदित्य ठाकरे ने मिंदे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शिंदे को फिर से मिंदे कहते हुए कहा कि मिंदे गैंग में हमारे 1-2 पुराने परिचित है जो हमें बताते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो घोटाला महत्वपूर्ण है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधिकार क्षेत्र वाले शहरी विकास विभाग ने एक बड़ा घोटाला किया है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि मुंबई मेट्रो में काम पूरा होने से पहले पेंटिंग का घोटाला किया जा रहा है। मुंबई MMRDA क्षेत्र में मेट्रो का काम चल रहा है, कई काम पूरे नहीं हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेट्रो पर खंभों को गार्डर पूरा करने के लिए पेंट किया जा रहा है, इस तरीके का एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों ये समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें भाजपा सरकार में काफी ज्यादा फैल गई है। साथ साथ शंभू बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की ओर से कहा गया है कि हम लोग 9 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब हम लोग 2 बड़े कदम उठाएंगे। 26 नवंबर को भूख हड़ताल शुरू की जाएगी और इसके बाद 6 दिसंबर तक अगर मांगे मानी नहीं गई, 10 दिनों का समय दिया गया है, तो फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 26 नवंबर को हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे, 10 दिनों का समय रहेगा सरकार के पास, उनको सारी मांगे माननी पड़ेगी। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अफवाह फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि एक अफवाह फैलाई गई कि रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर पत्थर डालकर ट्रेन को डिरेल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसे समुदाय विशेष से जोड़कर अफवाह फैलाई जा रही थी। और आप लोग जानते हैं कौन से समुदाय से जोड़कर ये अफवाह फैलाई जा रही होगी और इसे रेल जिहाद बोलकर सोशल मीडिया पर उन लोगों के द्वारा शेयर किया जा रहा है जो कमल की मानसिकता वाले लोग हैं। दोस्तों ऐसे में मोहम्मद जुबैर की ओर से ऑल्ट न्यूज की ओर से पूरे मामले पर फैक्ट चेक किया गया है। जब पूरा फैक्ट चेक हो गया तब पता चला कि ये तो यूपी के प्रयागराज का मामला है, जहां पर गाय कटने पर NTPC से मुआवजा लेने के लिए ग्रामीणों के द्वारा पत्थर रख दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए NTPC सुपरवाइजर संबंधित थाना मेजा में विधिक कार्रवाई की गई है। दोस्तों कुल मिलाकर यह मामला कुछ और था, इसे किसी और तरीके से पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय से जोड़कर अफवाह फैलाने के प्रयास किए गए थे। हालांकि अब फैक्ट चेक होने के बाद पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। इसके साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले कई सारे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उसमें से एक प्लेटफॉर्म जो है वो टाइम्स अलजेब्रा है। उनके द्वारा बताया गया है कि आज की स्थिति में महायुति को महाराष्ट्र के अंदर 135 सीटें मिल सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले प्लेटफॉर्म भी ये मानने को तैयार नहीं है कि राज्य में बहुमत से NDA गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी महायुति की सरकार बनेगी। महायुति को 288 में से मात्र 135 सीटें दी जा रही है, यानी जो 145 का बहुमत का आंकड़ा है वो महागठबंधन मिलकर भी नहीं हासिल कर पा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सफलता नहीं मिल रही है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण विदर्भ क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 62 में से बस 25 सीटों पर आकर सिमट रही है और मराठवाड़ा में तो और बुरी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की जो 16 सीटों पर 46 में से आकर सिमट जा रहे हैं। महाराष्ट्र नॉर्थ में अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो और बुरी हालत है, यानी शरद पवार जहां से आते हैं वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पानी मांगता नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर 70 में से मात्र 29 सीटें इनको मिल रही है। कोकण क्षेत्र में शिंदे के गठबंधन में होने के कारण अच्छी स्थिति बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर वेस्टर्न महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में खराब स्थिति में है महायुति गठबंधन, इसीलिए राज्य के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर नरखेड़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख काटोल की तरफ जा रहे थे, तभी रोड पर उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। दोस्तों शीशे टूट गए गाड़ी के और उसके बाद अनिल देशमुख के सर पर चोट भी आई है और वो घायल भी हो गए हैं। अनिल देशमुख को काटोल के एक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। काटोल से अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सलील देशमुख के लिए प्रचार करने अनिल देशमुख पहुंचे थे, तब उन पर पथराव किया गया है। ये मामला काफी गंभीर है दोस्तों, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं और शरद पवार के काफी करीबी नेता हैं। आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रचार समाप्त होते ही अब अखिलेश यादव की ओर से एक बड़ा पोस्ट किया गया है और उन्होंने सीधी लकीर खींच दी है। दोस्तों अखिलेश यादव ने कह दिया है कि उपचुनाव की जो 9 सीटें जहां पर वोट डाले जा रहे हैं ये बाबा साहेब और बाबा को मानने वालों के बीच में है, यानी एक और वो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं और दूसरे बाबा को मानने वाले लोग हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की। और उनका इशारा था दोस्तों, एक तरफ संविधान को बनाने बचाने वाले हैं तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले मौजूद हैं। अब तक संविधान ने पीडीए की रक्षा की है, अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। एकता का उद्घोष कीजिए, जय संविधान जय पीडीए बोलिए। साथ साथ मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में दिए जा रहे विवादित बयानों के बीच में कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनने पर हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तेलंगाना में हमारी सरकार मुस्लिम्स को 5% आरक्षण देती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के द्वारा 4% पर लिमिट लगा दी गई है, लेकिन 4% आरक्षण मुस्लिम
समाज के लोगों को मिल रहा है। रेवंत रेड्डी ने इसके बाद बताया है कि 11,000 शिक्षकों की भर्ती हमने तेलंगाना के अंदर की थी, इसमें से 720 मुस्लिमों को आरक्षण के तहत नियुक्ति मिली है और बाकी जो नॉर्मल नियुक्तियां हुई है वो अलग तरीके से हुई होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों 720 सीटें तो 11,000 में से रिजर्व कर दी गई है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन 20 नवंबर को मतदान यानी कल ही वोट डाले जाएंगे। 4136 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा लोग हैं। पिछली बार 3239 लोगों ने चुनाव लड़ा था। इन लोगों में से 2086 निर्दलीय मैदान में है। 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 9,63,69,410 टोटल वोटर्स हैं जो पिछली बार 8,94,000 हुआ करते थे, यानी लगभग 70 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र होंगे और ये भी एक बड़ा मामला है। महायुति को सत्ता बचाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपनी वापसी के लिए लगातार ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों अजित पवार बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का खुलकर विरोध करे। इस तरीके के और भी कई मामले सामने आ गए। साथ साथ संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जो भाजपाइयों के पुराने बयानों जैसा है। दोस्तों बीजेपी के लोग पहले बयान देते हुए कहते थे कि अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे और अब संजय राउत ने किसी तरीके का बयान देते हुए भाजपाइयों पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को गुजरात में पटाखे ना फूटे, इसलिए आप लोगों को 20 तारीख को भारी संख्या में निकलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को वोट करना है। यानी भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान बोलती है और शिवसेना यूबीटी ने गुजरात बोलकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों पूरा चुनाव इस नैरेटिव के इर्द गिर्द हुआ है कि सारे बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात भेज दिए जा रहे हैं और गुजरात के लोगों को नौकरियां मिल रही है, महाराष्ट्र के लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। साथ साथ दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। जो मीडिया में रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कई सारे नामों पर विचार कर रही है जिन्हें नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने मुकाबले में उतारा जा सकता है। जो पहला नाम चल रहा है वो मनोज तिवारी का, दूसरा बांसुरी स्वराज का चल रहा है और अमेठी से बुरी तरीके से चुनाव हारकर अब दिल्ली में आकर बैठी हुई स्मृति ईरानी को भी चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपने पुराने कैंडिडेट को रिपीट कर दे और नुपुर शर्मा को चुनाव लड़वा दे। दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी कोई बड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। मात्र 2 महीने का टाइम बचा है इलेक्शन शुरू होने से पहले। साथ साथ महाराष्ट्र में भाई का भाई पर जोरदार निशाना। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को गद्दार तक बता दिया है। दोस्तों राज ठाकरे ने कहा कि जो लोग शिवसेना छोड़कर गए हैं वो लोग गद्दार ही हैं। उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना छोड़ी है इसीलिए वो भी गद्दार है। पहली बार शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर उन्होंने इस तरीके का डायरेक्ट निशाना साधा है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर बताएगा। शासक कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में जो 7 बड़े वादे किए उसे फिर से रिपीट करवाया है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान उन्होंने पार्टी के 7 वादे गिनवाए हैं। पहला है गारंटी 1932 आधारित खातियान का, दूसरा है गारंटी मैया सम्मान योजना का, तीसरी गारंटी है सामाजिक न्याय की, चौथी गारंटी है खाद्य सुरक्षा का, 5वीं गारंटी है रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा का और 6ठी गारंटी है शिक्षा का और 7वीं गारंटी किसान कल्याण का है। इसमें 50% तक एमएसपी में वृद्धि करने और धान पर एमएसपी को 3200 रुपए करने का वादा किया गया है। साथ साथ देश के कई सारे शहरों के अंदर लगातार पॉल्यूशन की बुरी स्थिति है। दोस्तों इसके बाद आम आदमी पार्टी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी इन आंकड़ों पर आपकी चुप्पी कब तक जारी रहेगी। यानी भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में आज प्रदूषण के गंभीर संकट देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहर में बीजेपी शासित राज्यों के 10 शहर है, हरियाणा के 6, उत्तर प्रदेश के 4 शहर है। बीजेपी शासित राज्यों में पराली जलाने की घटना लगातार बढ़ रही है लेकिन ना तो केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है ना ही भाजपा शासित राज्य इस पर कुछ कर रहे हैं। बीजेपी के पर्यावरण मंत्रालय में एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों क्या आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बयान सुना है कि दिल्ली समेत आसपास के सारे राज्यों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है दोस्तों, यानी सीवियर कैटेगरी में आ चुका है और इसके बावजूद कोई एक्शन मोदी सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की ओर से नहीं लिया जा रहा, जबकि ये इंटर स्टेट का मामला है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली हर जगह इसी तरीके की स्थिति है। अगर 5-6 राज्यों में एक ही तरीके की स्थिति है तो फिर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। दिल्ली सरकार केवल दिल्ली के पॉल्यूशन को देख सकती है, वो किसी अन्य राज्यों में जाकर पॉल्यूशन कम नहीं कर सकता, इसीलिए केंद्र सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन आज तक कुछ भी बीजेपी सरकार के द्वारा पॉलिसी के नाम पर नजर नहीं आता दोस्तों, एकदम शून्य पटक सन्नाटा है, जबकि लोगों को सांसों से जुड़े हुए बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं। अडानी के लिए जादू, सीबीआई ने एनडीटीवी पर रेड की, अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। सीसीआई ने अंबुजा सीमेंट पर रेड की, अडानी ने अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया। ईडी ने जीवीके पर कार्रवाई की, अडानी ने जीवीके का मुंबई एयरपोर्ट खरीद लिया। इनकम टैक्स ने क्विंट पर रेड मारी, अडानी ने क्विंट खरीद लिया। इनकम टैक्स ने नेल्लोर कृष्णप्पा पोर्ट को नोटिस दिया, अडानी ने कृष्णप्पा पोर्ट को भी खरीद लिया। यानी पहले नोटिस भेजो, उसके बाद उन्हें कमजोर करके फिर अडानी से खरीदवा कर अपना बना लो। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के हथकंडे पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने जो बातें कही है 100% एकदम सही कही है। अगर आप भी मानते हैं कि यही देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जहां पर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ज्यादा ऐसे कामों से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है दोस्तों, आरोप लगते आते रहते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत जो मंत्री भी रह चुके हैं और अब उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उन पर कई सारे निशाने साधे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2018 को कहा था कि कैलाश गहलोत ने एक महिला आईएएस ऑफिसर को धमकी दी है और फिर अगस्त 17 में दावा किया जाता है कि कैलाश गहलोत चापलूसी की हदें पार करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद 1 मई 2023 को बीजेपी के स्पोक पर्सन गौरव भाटिया की ओर से पोस्ट करते हुए कहा जाता है कि कैलाश गहलोत के रिजिग्नेशन की हम लोग मांग करते हैं। एक बड़े स्कैम से जुड़ा हुआ है, उनका नाम अरविंद केजरीवाल से कैलाश गहलोत का नाम भी जोड़ा जा रहा था दोस्तों। इसके बाद जुलाई 10, 2021 में भी केजरीवाल के मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही थी और बर्खास्त करने के लिए कहा जा रहा था। डीटीसी बस घोटाला में शामिल पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करो। जुलाई 1, 2021 का ये बीजेपी दिल्ली का पोस्ट है। इसी तरीके से बस घोटाले में अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को मिली भगत है, क्योंकि सहमति के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने टिप्पणी की थी। इसी तरीके से और भी कई बयान एक के बाद एक भाजपाइयों ने दिया था दोस्तों। और अब बीजेपी का कोई नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। जब से कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इस्तीफे की मांग की गई थी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लेकर आ रही है दोस्तों। कुल मिलाकर भाजपा के लोगों की जो रणनीति है, जो सोचने का तरीका है, उसके अनुसार अगर भाजपाई भ्रष्टाचारी होगा तो उसके साथ खून माफ है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति होगा उस पर आरोप भी लगेंगे तो इस्तीफा भाजपा के लोग मांग लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दोहरी नीति और दोहरे चरित्र के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखिएगा जरूर। साथ प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर पथराव हुआ, सिर में चोट आई, गाड़ी का शीशा भी चकनाचूर हुआ। सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी भयावह है। साथ मणिपुर में 5000 अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और 5000 अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। सवाल यह दोस्तों कि अर्धसैनिक बल भेजने से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया में एक हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरीके के फैसले ले रही है, क्योंकि जो असली मुद्दा है जिसके कारण मणिपुर में यह विवाद जारी है उसे कब सॉल्व किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव क्या आपको कभी मीडिया में भी हाल फिलहाल में दिखाई दिए हैं? भारत के पर्यावरण मंत्री एक बार भी उत्तर भारत में पॉल्यूशन के लेवल को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की तारीफ करते हुए 123 पोस्ट उन्होंने किया है। अमित शाह के तारीफ करते हुए 65 पोस्ट उन्होंने किया है। शुभकामनाएं देने के लिए 45 पोस्ट किया है। इलेक्शन कैंपेन के लिए 57 पोस्ट किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके का AQI है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसे लेकर एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। ये देश के कैसे केंद्रीय मंत्री है कि इतने बड़े प्रदूषण में, जिसे नेशनल इमरजेंसी भी कहा जा सकता है, उसमें चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। रेल मंत्री रील बनाते नजर आते हैं तो दूसरी ओर अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को यह भी नहीं पता, मिनिस्टर को यह भी नहीं पता कि एयर क्वालिटी इतनी खराब दिल्ली में क्यों है और इसके लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है। एक पोस्ट तक उनकी ओर से नहीं आया। साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंतिम 15 दिनों के चुनाव प्रचार में जबरदस्त तरीके से पूरी ताकत झोंकी है। जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 100+ रैलियां की है, 150+ कॉर्नर मीटिंग की है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता प्रचार करता नजर आ रहा था और कांग्रेस ने अपनी स्थिति को फिर से इंटैक्ट रखा है। विदर्भ क्षेत्र में पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है दोस्तों। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी की बड़ी बढ़त का एक जिम्मेदार हो सकते हैं, यानी उनके लिए मुख्यमंत्री का पोस्ट ऑफर हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत कर आए तो। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र गांव समरावता में चुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को जेल में बंद कर दिया गया। उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर मीणा समाज में आक्रोश देखने को मिला। भारतीय मीणा समाज महासभा के पदाधिकारियों ने बाड़ी एवं सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर घेराव करते हुए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। मीणा समाज के लोगों ने बताया कि 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा के अंदर जिस तरीके का बवाल मचा और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर दोस्तों थप्पड़ मारने पर 2-4 दिन में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि समाज के लोग तो नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ अभी बीजेपी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब कद्दावर नेता के निधन की खबर सामने आ गई। झारखंड के चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता और आदिवासियों के प्रबल समर्थक छतरूराम महतो का निधन हो गया है। उनके जाने से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा कमजोर होती दिखाई देगी। दोस्तों आपको बता दें कि छतरूराम महतो ने 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। महतो झारखंड की राजनीति में आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए प्रबल नेताओं की तरह जाने जाते थे। उनको अच्छा खासा समर्थन भी मिलता था। झारखंड की राजनीति में छतरूराम महतो ने जबरदस्त योगदान दे रखा है। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कद्दावर नेताओं की सूची में उनका नाम भी पहले आया करता था। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रचार का शोर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी थम चुका है। निगम की टीम ने गाजियाबाद के अंदर बैनर पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों 507 बूथों पर वोट डाले जाएंगे, इसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति महाराष्ट्र और झारखंड से जब्त की है। यानी चुनाव में कितनी बड़ी संख्या में पैसे की बर्बादी की जा रही थी और प्रचार में इस्तेमाल किया जाता, आप लोग समझ सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में कुल मिलाकर 858 करोड़ रुपए की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में 103 करोड़ रुपए और झारखंड में 18 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में खर्च करने की तैयारी चल रही थी। दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय और अन्य टीमों को लगा रखा था। सवाल यह था कि क्या चुनाव आयोग ने सारे इलीगल
पैसे पकड़ लिए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर 1000 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं तो इसका मतलब कई हजार करोड़ रुपए और चुनाव में खर्च किए गए होंगे इलीगल तरीके से और चुनाव में फंड किए गए होंगे। और महाराष्ट्र क्योंकि एक रिसोर्स रिच स्टेट है तो यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए मारामारी देखने को मिलती है और इसीलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ पकड़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कितना खर्च हुआ है, कितना इलेक्शन में खप गया है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। इसे लेकर जो भी रिपोर्ट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिया गया बयान माना गया है दोस्तों। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यूपी का एक जोकर महाराष्ट्र में प्रचार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की निर्लज्जता देखिए कि उसके राज्य में अस्पताल में आग लगने से 12 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और यहाँ पर प्रचार करता है भगवा पहनकर, हिंदुत्व का अपमान करता है। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट निशाना साधते हुए संजय राउत के द्वारा की गई टिप्पणी पर देखते हैं भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपने चला। जय हिंद, जय भारत।